सीबीएसई 2004 में पूछा गया था। इसमें इसने हमें क्या बोला है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी, मैं लिख ही देता हूं, द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 57 एंड इट्स 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 87। तो मुझे एपी का सीक्वेंस बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट एन एपी। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एपी कैसे फॉर्म होती है, कोई भी एपी हमारी कहां से स्टार्ट होती है, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होती है। कोई भी एपी ले लो, लेट सपोज ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो अगली टर्म क्या आती थी, ए प्लस डी, ए में डी को प्लस करते थे तो ए2 आ जाता था। फिर अगली टर्म क्या आती है, ए प्लस 2डी, फिर उससे अगली टर्म क्या आती है, ए प्लस 3डी। ऐसे करते करते आगे चलता था पार्ट, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ऐसे अगर हम पीछे जाना चाहें तो पीछे भी कोई ना कोई टर्म बनती है। जैसे यहाँ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ए माइनस डी, यहां पर आ जाएगा ए माइनस 2डी। ऐसे पीछे की तरफ चलेंगे तो आ जाएगा ए माइनस 2डी। सो ए देन ए प्लस डी देन ए प्लस 2डी देन ए प्लस 3डी, ये हमारा सीक्वेंस बनता है। चलो बहरहाल तो मुझे यही बनाना है, इसके लिए मुझे ए और डी की वैल्यू चाहिए। इफ वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, देन वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट ऑल सीक्वेंस ऑफ एपी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि A10 मेरे पास है जो कि 57 के इक्वल है, तो A10 मतलब AN, और AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर मैं यहां पर N की जगह 10 रखता हूं तो यहां पर A प्लस यह जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। सो A10 की वैल्यू है मेरे पास 57, A प्लस 9 टाइम्स ऑफ डी। तो ये वैल्यू मेरी निकल कर आई कि नहीं, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस में हमेशा वो हमें दो वैल्यू जरूर देगा, तो एक वैल्यू दे दी तो एक इक्वेशन, दूसरी वैल्यू यहां से देखते हैं। अगर यहां पर मेरे पास A15 है 87 के इक्वल, सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N की जगह 15 आ जाएगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। So A15 is equal to A plus 14 times of D. तो A15 की जगह क्या आ जाएगा, 87। 87 means A plus 14 times of D। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। जैसे आपके पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, आप क्या कर देते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो A plus 14 टाइम्स ऑफ D जो कि 87 के बराबर है, A प्लस 9 टाइम्स ऑफ D जो कि 57 के बराबर है, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट गया, 14D में से 9 गए, हाउ मच इट इज, ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ D। 7 से 7 गया 0, 8 में से 5 गया 3, तो D की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। Once you get the value of D, then you are capable to find out the value of A. So put D in any type of equation. So 57 is equal to A प्लस 9 टाइम्स ऑफ डी। तो यहां देगा 57 और 6 9 जा होता है 54 इज इक्वल टू A। तो 57 में से 54 माइनस कर दो तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब जैसे आपके पास A की वैल्यू आ जाती है और D की वैल्यू आ जाती है तो आप सीक्वेंस बना पाएंगे, पहले A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D और ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा AP का सीक्वेंस क्या बनेगा, A की वैल्यू 3 लिख दो, फिर 3 में 6 को ऐड करा दो 9, फिर 9 में 6 को फिर से ऐड करा दो आएगा 15, फिर 15 में फिर से 6 को ऐड करा दो 21, ऐसे आगे तक ये पार्ट हमारा चलता जाएगा और आंसर खत्म। ये सीबीएसई 2004 में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दे दो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन को पूरा ना लिखते हुए ना आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। Find the arithmetic progression whose third term is 16. Third term is 16 मतलब A3 मेरा क्या हो गया 16 and seventh term, अब मेरी स्टेटमेंट पे जाना, and seventh term is exceed its fifth term by 12. Exceed its by fifth term by 12। जो A7 टर्म है वो हमारी पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। तो
तो यही बनेगा ना पार्ट, बस यही उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ। A3 इज इक्वल टू 16 और A7 इज इक्वल टू, वो बोलते हैं द फिफ्थ टर्म इज एक्सीड बाय 12। ये दो चीजें हमें दे दी और हमें एपी बनानी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें फॉर्म करना है। तो देखो सबसे पहली इक्वेशन तो हमें A3 से मिल जाएगी, A3 इज इक्वल टू 16, मतलब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो जहां N आ रहा है वहां 3 लिख देंगे, तो यहाँ A प्लस, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की जगह 16 रख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहां से। एक दूसरी इक्वेशन कौन देगा हमें, ये वाला पार्ट। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जैसे A3 को हमने A प्लस 2D लिखा कि नहीं, वैसे A7 को हम A प्लस 6D लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे A5 को हम A प्लस 4D लिख सकते हैं कि नहीं, और ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा 12। A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं, A5 को A प्लस 4D, एक कम हो जाता था ना, ये हमने देखा था। अच्छा एक और चीज, आप लोगों ने जितना भी चैप्टर अभी मेरे साथ किया है, आज जैसा कि हमारा हफ्ते में एक इंस्पेक्शन डे होता था, जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो रजिस्टर चेक होते थे ना हर ट्यूसडे को, आज जितना भी पोर्शन में यहाँ पर करा रहा हूं उन सबकी पिक्स क्लिक करके आप मुझे ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो जिस बच्चे ने जो लिखा है अभी एपी चैप्टर में, वो आज मुझे पिक क्लिक करके, रफली स्कैन मत करना बेशक, पिक क्लिक करके सेंड करेंगे। मुझे बस चेक कर रहे हैं कि कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं। और ये आज की क्लास के जस्ट बाद आ जाना चाहिए, हार्डली 10 या 15 मिनट में। जो 15 मिनट से ज्यादा लेगा, 3-4 घंटे हम समझ जाएंगे, वो अभी लिख के दे। तो यहां पर A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। यहां पर देखें तो A से A कट जाएगा, A से A कट गया, और यहां रहेगा 6D, यह रहेगा 4D प्लस 12। तो 6D में से 4D चला गया, इट इज इक्वल टू 12। यह आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12, और D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहां से 6। इसने तो काम आसान बना दिया। A से A कट गया, 4D को उधर ले गए, 2D इज इक्वल टू 12 आ गया, D की वैल्यू 6 आ गई। इस 6 को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास A आ जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू A प्लस D की जगह 6 पुट कर देंगे, तो A प्लस 12। तो यहां पर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो A की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। ये पूरा लिखूंगा मैं। इन्होंने बोला है कि 2 APs, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 APs have same common difference, have same common difference, full stop. The difference between their hundredth terms is 100 full stop. Then what is the difference between their 1000th term? ये क्वेश्चन 3 नंबर में एनसीईआरटी का ही है और आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। इस बार काफी कुछ डिलीट भी हो गया ना, कुछ पार्ट। पिछली बार ज्यादा हुआ था, इस बार कम हुआ है डिलीटेड पोर्शन, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सो 2 एपी हैं हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब ध्यान से समझना, यहां पर मैं 2 एपी ले रहा हूं। लेट्स सपोज ये मेरी AP1 है और ये मेरी AP2 है। ये हमारे पास 2 एपी आ गए, एक फर्स्ट एपी और एक सेकेंड एपी। इसमें इसने क्या बोला कि इन दोनों में, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस, मतलब D सेम है। यहां पर भी D, तो यहां पर भी D। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो मान लेते हैं AP1 की 100th टर्म क्या होगी। AP1 के रिस्पेक्ट में देखें तो A100 मेरा क्या होगा, A1 फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, तो N-1 हो जाता है ना, 100 - 1 इंटू D ले लेते हैं। तो
तो A1 क्या आएगा आपके पास 99 टाइम्स ऑफ ए। ये आपकी पहली एपी आ गई। सेकेंड एपी में हम इसको टी मान लेते हैं, टी जैसे AN लिख रहे थे, या फिर A डैश ले लो, चलो A डैश, सेकेंड एपी का A डैश मतलब A100। अब यहां पर फर्स्ट टर्म कुछ और होगी, है ना, यहां की फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं A1 डैश, और फिर यहां पर भी 100 माइनस 1 इंटू डी, तो यह रहेगा A1 डैश प्लस 99D। तो ऊपर फर्स्ट एपी और नीचे क्या आ गई सेकेंड एपी। फिर उसने क्या बोला है, ध्यान से देखना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। और ये लेट कर लेना, लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी and A1 dash be the first term of second AP। तो एक तरफ फर्स्ट और एक तरफ सेकंड, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करूं तो यहां A100 माइनस यह रहेगा A डैश 100। तो A100 है मेरे पास A1 प्लस 99D एंड A डैश 100 है मेरे पास A1 डैश प्लस 99 टाइम्स ऑफ। अगर मैं यहां पर देखूं तो A100 माइनस या A100 डैश, यहां पर देखें तो A1 पहली एपी का प्लस 99D माइनस A1 डैश माइनस 99D। अब देखेंगे प्लस और ये माइनस है, कट गया, तो मेरे पास क्या निकल कर आया A1 माइनस A1 डैश। तो ये फर्स्ट एपी का और ये सेकेंड एपी का डिफरेंस, ये किसके बराबर उसने बताया हमें, 100 के बराबर। ये हमें बताया इसने 100 के बराबर। इसे इक्वेशन ए लिखकर यहां पर छोड़ देते हैं। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो। सबसे पहले क्या बोला इसने, एपी है, दो है, दोनों का कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। पहली टर्म A100, तो यहां पर A1 प्लस 99D, A1 क्या होगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड वाली टर्म की जो फर्स्ट टर्म है वो अलग होगी, तो ये अलग करने के लिए मैंने A1 डैश लिख दिया, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो 99D लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस लेना था, तो इसकी जगह ये लिखा और फिर इसकी जगह ये लिखा। अब इन दोनों में काटा पीटी के बाद A1 माइनस A1 डैश आ गया, जो कि 100 के बराबर है। तो ये पोर्शन मेरा एक निकल कर आया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। जैसे मैंने 100 का किया वैसे अब 1000 टर्म का लेना होगा, तो 1000 के लिए लेंगे तो यहाँ A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाए, तो यह रहेगा A1 प्लस 999D, ये मेरा निकल कर आएगा। तो 1000 ये मेरे पास आ गई इक्वेशन बी। फिर उसके बाद आ जाएगा A डैश 1000 इज इक्वल टू A1 डैश प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो आ जाएगा A डैश 1000 A1 डैश ऑफ 999D। ये आगे मेरी इक्वेशन सी। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करा लो, क्योंकि मुझे तो डिफरेंस ही बताना है। तो 1000 टर्म में से A डैश 1000 माइनस करूंगा सेकेंड एपी का, तो आप देखेंगे A1 प्लस 999D माइनस A1 डैश प्लस 999D, ये आया। तो A1 प्लस 999D माइनस ऑफ A1 डैश माइनस ऑफ 999D। A1 डैश ये आ जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू A1 माइनस A डैश की होगी वही मेरी 1000 टर्म की होगी कि नहीं, और A1 माइनस A डैश की टर्म आ रही है 100, तो A1 माइनस A1 डैश की वैल्यू आ रही है 100, तो आंसर यहां पर भी इसका कितना हो जाएगा 100। खत्म। इसे कॉपी करिए और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज, यहां पर हमें दे दिया है 3,
15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term. More than its 54th term. तो a की वैल्यू मेरे पास 3 और d की वैल्यू मेरे पास a2 माइनस a1 एंड 15 माइनस 3. तो कितना हो जाएगा 12. तो d की वैल्यू हमारी यहां पर आएगी 12. तो ये दो चीजें हमें पता लगी. और क्या पूछ रहे हैं, विच टर्म ऑफ एन एपी. विच टर्म ऑफ एन एपी मतलब nth टर्म हमें नहीं पता है, कोई सी भी टर्म हो सकती है. इन्होंने बोला है विच इज 132 मोर देन, 132 मोर देन मतलब प्लस का साइन लगाएंगे, एंड इट्स 54th टर्म. तो an इज इक्वल टू 132 ऑफ इट्स 54th टर्म. तो इस an को हमें टारगेट करना है कि an कितनी आ रही है, यही हमें चाहिए. तो शुरू करते हैं, निकालते हैं इस पार्ट को. तो सबसे पहले इसे तो लॉक कर दो. ये हमारी ए इक्वेशन. आप ए 54th टर्म निकाल लो सबसे पहले. तो ए 54 टर्म अगर निकालते हैं तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. तो एन की जगह आ जाएगा 54, देन 54 माइनस 1 इंटू डी होता है. ए टाइम्स ऑफ 54 ए प्लस 53 टाइम्स ऑफ डी होता है. अगर मैं यहां पर देखूं तो ए 54, ए की वैल्यू 3 आएगी, फिर 53 टाइम्स ऑफ डी, डी की जगह मेरा आएगा 12. तो डी की जगह हमारा 12 आया, ए की जगह मेरा 3 आया. So now A54 is equal to 3 प्लस, अब यहां पर देखें तो 53 इंटू 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहां रहेगा मेरे पास 53. ये 6, यहां 3 और यहां 6. तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 636. तो ये आपके पास बन गया 636. तो यहां आ जाएगा मेरे पास 639. तो A54 हमारे पास आ गया 639. अब इतना आने के बाद देखो A54 आ गया. अब आप यहां पर आ सकते हैं. तो आप इस A पोर्शन में A54 की वैल्यू रख दो. तो आ जाएगा 132 प्लस A54. तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 132 और A54 आ जाएगा मेरा 639. तो 639 में अब आप 132 को प्लस कराएंगे. तो 132 को हम प्लस कराएंगे 639 में. तो हाउ मच इट इज, हियर इट इज 8, हियर इट इज 6, ये आ जाएगा 768. ये आ जाएगा मेरे पास 768. अब देखो an आ गया. इन्होंने क्या पूछा था, विच टर्म मतलब n की वैल्यू मांग रहे हैं. n की वैल्यू हमें निकालनी है. तो an का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं यहां पर हम. an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 768. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, एंड इन द इंटायर गिवन रिलेशन a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 12 है. पुट कर सकते हैं. a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 12 है. यह आ जाएगा 768. 3 को उधर ले जाइए और ब्रैकेट कभी भी ओपन मत करना क्योंकि ये पहले ही कट जाएगा. 3 को आप माइनस करेंगे तो 765 ये आ जाएगा 765 और 12 नीचे चला जाएगा. तो n माइनस 1 765 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा. अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं तो 3 की टेबल से जाएगा ये. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6. उसके बाद यहां पर देखें तो 3 2 जा 6 यहां से बनाया, 2 8 जा मतलब फिर इसके बाद बनेगा यहां से 2 3 जा 6. तो यहां से 16 आया, 5 and 5 255. तो 255 अपॉन 4 समथिंग ये आ रहा है. बाकी की कैलकुलेशन आप करेंगे. एक बार एक करेक्शन ले लेना है. 639 निकाला, 132 ऐड किया, 9 प्लस 2 11 और 6 और 7 और ये 7, ये 771 होगा. 771.
771 771। फिर 771 में आप 3 को माइनस करा देंगे, अब आ जाएगा। अब करिए 768 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 12 तो n-1 की वैल्यू है। अब आंसर बता चेक करते हैं हम लोग। तो 13 प्लस 8, 3 का डिविजिबल ऊपर भी और नीचे भी है, तो 3 का डिविजिबल ऊपर भी आया और नीचे भी। अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहले 12 6 जा एंड देन 4 जा, मतलब 64 पे डायरेक्टली चला जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 64। या ऐसे भी कर लो कैलकुलेशन, 3 से करना चाहे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 8। फिर उसके बाद यहां पर देखें तो 24 आ रहा है, तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, यह रहेगा 64। n की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी 64 प्लस 1, आंसर कितना आया 65, मतलब 65th टर्म हमें यहां पर मिल गई। तो जिसका 65 आ रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। अब यहां पर देखना ट्विस्ट कहां है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से मुझे 20th टर्म निकालनी है ऑफ एन एपी, और एपी हमें दे रखी है 3 8 13 एंड 253। सो 20th टर्म हमें निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो 3 8 13 एंड 253 ये पोर्शन हमें दे दिया गया है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 8 है और a1 की वैल्यू 3 है, 8 में से 3 का कितना आएगा 5। उसके बाद an की वैल्यू मेरे पास है 253। ये हमें सारा दे रखा है डाटा, लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये तो फ्रंट से निकाला करते थे, तो ये वाला डाटा अभी तक जो हम लिख रहे थे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। उन्होंने लास्ट टर्म से बोला है, लास्ट टर्म मतलब ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी, पीछे से काउंटेबिलिटी शुरू होगी ना, तो ये तो आगे से, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसे 253 कॉमा उल्टा करके लिख दो 13 8 एंड 3। एपी को ही पलट दिया। अगर आपने एपी को ही पलट दिया है तो यहां पर ए की वैल्यू मेरे पास 253 और लास्ट टर्म हमारे पास यहां 3, और उसके बाद लास्ट टर्म यहां पर an लिखते हैं ना, लास्ट टर्म को an हमारे पास 3, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास a2 माइनस a1 होता है। a2 माइनस a1 मतलब यहाँ a1 है, यहाँ a2 तो हमें पता नहीं, कोई सी भी दो टर्म उठा लो, 8 में से 13 या 3 में से 8 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, आगे वाले से पीछे वाले टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, ये उसने बोला ही है। तो 3 में से 8 गए -5, अगर वहां देखते तो 5 आ रहा था, यहाँ उसका उल्टा हो जाता है। अगर आप वहां से करोगे तो बस 5 को क्या ले लेना -5, a को लेंगे an और an को ले लेंगे a, बस फर्क इतना ही होता है। तो एपी हमने पलट दी। तो पीछे से 20th टर्म अगर आप निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकल आएगा 20 - 1 into d by the formula of an is equal to a plus n minus 1 into d। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो a की वैल्यू मेरे पास है 253 प्लस 19 टाइम्स ऑफ d दैट इज कॉल्ड -5। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 4 95। सो 253 माइनस ये आ जाएगा 95। सो 253 में से 95 घट गए, हटा दो तो 13 में से 5 गए 8 और उसके बाद आ जाएगा 4। तो यहां पर देखें तो 14 में से 9 गए तो 5 और ये आ जाएगा 158। तो आपकी 20th टर्म निकल आए, मतलब पीछे से 20th टर्म पर क्या आ जाएगा 158। ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन में अब आपको लोगों के लिए देता हूं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे ही है और ये फेवरेट क्वेश्चन उनके बनते हैं लास्ट टर्म वाले। ये बोलते हैं कि फाइंड द 6th टर्म, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड। एपी दे रखिए 17 14 11
एंड अंत में है -40। इसे करिए 17, 14, 11 और लास्ट में है -40। तो जो टर्म हमारे पास है इसे रिवर्स करके लिख देंगे। -40 जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद डॉट, देन 11, देन 14 एंड देन लास्ट में 70। तो यहां पर फर्स्ट टर्म आपकी -40 आई। कॉमन डिफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 17 में से 70 में से 14 माइनस कर दो तो ये आएगा 3। और उसके बाद an की बात करें, an लास्ट टर्म है 17। So an is equal to a plus n minus 1 into d। अगर मैं an की बात करूं तो ये 17, a आ जाएगा मेरा -40, n मुझे निकालना है और 6 टर्म पे निकालना है। अगर मैं बात करता हूं तो टोटल टर्म तो मेरे को पता लग जाएंगी, तो टोटल टर्म निकालो, मुझे तो 6 टर्म निकालनी। तो 6 टर्म मतलब a6 निकालना। तो a6 अगर निकालना चाहते हैं तो an is equal to a plus n minus 1 into d। n की जगह आ जाएगा 6, a plus यह आ जाएगा 6 minus 1 into d, यहां आ जाएगा a6, a की जगह आ जाएगा -40, यह आ जाएगा मेरे पास 5 into d। फिर a6 हमें निकालना है, यह आ जाएगा -40 प्लस 5 टाइम्स ऑफ d। d की वैल्यू है मेरी 3, फिर आ जाएगा -40 और यह आ जाएगा 15। तो 40 में से 15 गए, यह आ जाएगा -25। जिसका -25 आ रहा है उसका ठीक है। फिर चलते हैं अगले पोर्शन पर। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस का है, ध्यान से देखना, एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन। इतना नोट डाउन कर लो जिसने नहीं कर पाया हो। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ एन एपी is 121, 117, 113 is its first negative term। मतलब हमें पहली नेगेटिव टर्म बतानी है। कैसे? देखो पहली टर्म क्या है 121, दूसरी है 117, तीसरी है 113, मतलब कम होती जा रही है और कभी ना कभी ये 0 से आगे भी जाएगी, मतलब नेगेटिव टर्म भी बताएगी। दैट मीन्स मुझे वो nth टर्म चाहिए जो नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी आ जाए, n का मतलब तो यही होगा ना, मतलब 0 से छोटा नेगेटिव टर्म। तो हम an निकाल लेते हैं पहले। यहां पर a की वैल्यू 121 है, कॉमन डिफरेंस लेंगे तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 117 और a1 कितना है 121। तो d नेगेटिव में आएगा क्योंकि ap घट रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा -4 का। तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4। सो an इज स्मॉलर देन 0 एंड d इज इक्वल टू -4। अब यहां से मैं an की वैल्यू निकालना चाहूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो a इज 121, n माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद an इज इक्वल टू 121, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो यह रहेगा -4n प्लस 4। ये पार्ट मेरे पास आया। अब इन्होंने क्या बोला है an इज स्मॉलर देन 0, मतलब इस पूरे पार्ट को यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर 121 प्लस 4 125 होता है, तो यह आ जाएगा 125 माइनस 4n। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 125 माइनस 4n, जो कि किससे 0 से छोटा होना चाहिए नेगेटिव का। अगर मैं यहां पर देखता हूं, अब ध्यान से समझना चीजों को, यहां पर 125 है और यहां -4n है स्मॉलर देन 0। तो n की वैल्यू हम यहां पर देखना चाहते हैं कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे आप इस 4n को इधर ले जाएंगे, इसको इक्वल टू मान लो बस, तो ये 4n इधर आ जाएगा और 4 इसके नीचे चला जाएगा। तो 125 डिवाइडेड बाय 4, तो n इज ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए कि नहीं।
अब इसको डिवाइड करा के देख लेते हैं तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो 125 और 4, तो 4 3 जा 12, फिर यहां पर 4 1 जा 4, फिर यहां पर 31.2, 4 2 जा 8, देन 4 5 जा दिस वन। तो आंसर कितना है 31.25। तो n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए, यही मतलब हुआ ना। मतलब 31.25 के बाद कौन सी टर्म पहली आती है 32 टर्म, मतलब 32वीं टर्म पर मुझे क्या मिल जाएगी नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। आंसर आ गया। सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी अकर ऑन द 32th टर्म। आंसर फिनिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3 से 4 नंबर में। सीबीएसई में आया हुआ है, इन्होंने हमें बोला है द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज -10 and the 10th term of an AP is -26. Then we have to find out the value of 15th term. मैं चाहूंगा कि ये आप घर से करेंगे, होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आंसर इसका आना चाहिए -46। जिसका ना है मुझे बताना। अगला क्वेश्चन देता हूं एक और, क्वेश्चन नंबर 2। सीबीएसई 2005 में आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। Find the 8th term from the end of an AP, और AP हमें दे दी गई है 7, 10, 13 and 184। इसका आंसर आना चाहिए 163। जिसका ना है वो मुझे व्हाट्सएप पे बताएगा। फिर इसके बाद इन्होंने पूछा है इसी में फाइंड द 10th टर्म अगेन फ्रॉम द एंड of AP 4, 9, 14 and goes to 254। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है।